हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम दी स्टैटिक एज वेल एज दी करंट अफेयर्स, राइट। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैज़ बिकम ऑपरेशनल और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मेगावाट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये है रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। ओवरऑल क्या एडवांटेजेस हैं? पहली स्टेटमेंट है सोलर पैनल्स ओवर अ वाटर बॉडी और फ्लोटिंग सोलर पैनल्स दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गे इन द वाटर. They are more efficient as the presence of water underneath the solar panels helps them keep cool. They help in water conservation. देखिए, अब ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो हमारा जो आंसर है वो 1, 2 एंड 3 है। अब कैसे? अब देखो, सोलर पैनल्स कैसे प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गे। इसका ना सिंपल लॉजिक है। सोलर पैनल्स क्या है, वाटर बॉडी को कवर करेंगी, सनलाइट रीच नहीं होगी वाटर बॉडी तक, तो जो एल्गे की प्रोसेस है ऑफ सर्वाइविंग ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस वो हिंडर हो जाएगी। तो एल्गे का जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो वाटर की क्वालिटी इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा पॉइंट सही है। अब दे आर मोर एफिशिएंट, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, सोलर पैनल्स ना हीट कर जाते हैं, तो अगर वाटर की प्रेजेंस में होंगे तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या करेगा, उनको कूल रखने में हेल्प करेगा, ओवर हीटिंग नहीं होगी, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और वाटर कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं, अगर वाटर बॉडी अनकवर्ड होगी तो वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, अगर कवर्ड है तो वाटर उतनी तेजी से इवेपोरेट नहीं होगा और वाटर कंजर्वेशन हो जाएगी। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से 3 हमने मेंशन किए हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो 1, 2 एंड 3 हो जाता है। तो लाइक आई सेड, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम ऑपरेशनल इन रामागुंडम इन तेलंगाना। 100 मेगावाट्स का ये प्रोजेक्ट है, स्प्रेड ओवर 600 एकर्स। ठीक है। अब जो पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी है यूजिंग फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, लाइक आई सेड, इट इज एफिशिएंट, है ना, एफिशिएंट देन लेट्स से रूफटॉप माउंटेड और ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स। ठीक है। और ना ये एक तरह से हेल्प कर सकती है हमें क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने में, इवन इफ द लैंड इज स्कार्स। हम कहते हैं कि अगर हमें बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाने हैं तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए होगा, तभी रूफटॉप एक बेटर अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड के लिए लैंड चाहिए। अब लैंड की कमी तो है ही, तो लैंड अगर स्कार्स है तो हम वाटर बॉडीज पे इनको लगा सकते हैं और उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का जो नेटवर्क है दैट इज माउंटेड on a structure that is made to float on the surface of a water body. A water body reservoir हो सकता है, जैसे डैम्स वगैरह का, लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है। ठीक है। अब इसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट में देखो, एक तो फ्लोटिंग सिस्टम होता है जिसको पॉन्टून भी कहा जाता है, एक मूरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि पैनल्स को फ्रीली मूव करने से रोकता है और एक जगह पे रखता है नियर द शोर। फोटोवोल्टिक सिस्टम जो कि सोलर पैनल्स का बना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है, और एक अंडर वाटर केबल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको सबस्टेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। सो ये है, जैसे ये मॉडल हमारे पास पीवी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे सबस्टेशन पे जा रहे हैं। अब देखो, इसमें अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो लेस यूज ऑफ लैंड है, तो लैंड स्कार्सिटी में ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। एंड लाइक आई सेड दैट दे जो किसी भी इक्विपमेंट की तरह, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह सोलर पैनल्स भी एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं व्हेन दे आर केप्ट कोल्ड। इस केस में वो भी पॉसिबल है। और कूलिंग इफेक्ट से क्या, कूलिंग इफेक्ट इसलिए भी देखने को मिलता है कि एक तो इवेपोरेशन कम है, ठीक है, और उसके बाद ना वाटर बॉडी में जो पानी है ना, वो उसकी फिक्सिंग मोर फ्रीक्वेंटली होती है, जैसे कि जो डीपर वाटर है वो भी ऑक्सीजनेट होता रहता है, तो वाटर की क्वालिटी मेंटेन रहती है। एल्गे की ग्रोथ कम होती है। उसके बाद दे आर कन्वीनियंट टू क्लीन and also they can be moved in the direction of sunlight. ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें ना, एक बट ऑब्वियसली चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये माना जाता है कि हमें वाटर बॉडी पे इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी स्टडी नहीं है, हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे इन फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के। ठीक है। और बाकी नई टेक्नोलॉजी है तो कैपिटल इंटेंसिव है, वो वाले सारे चैलेंजेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि लद्दाख में 3 लेक्स दी गई हैं, आपको बताना है विच ऑफ द
above are wetlands of international importance या रामसर साइट्स। इंडिया में 49 है और अभी बात की जा रही है कि 2022 में 75 हो जाएं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यूपी में है, देयर आर 10, और लद्दाख में भी हमारे पास कुछ रामसर साइट्स हैं। ये 3 हमें लेक्स दिए गई हैं। एक्चुअली जो ये सो होता है इट मीन्स लेक इन टिबेटन में सो का मतलब लेक होता है। तो पैंगोंग सो मीन्स पैंगोंग लेक, सोकर मीन्स कर लेक, ठीक है, मोरीरी लेक। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सी रामसर साइट्स हैं, या तीनों ही है। तो इसमें क्या है, पैंगोंग सो नहीं है, काफ़ी फेमस है लेकिन नहीं है, इट इज़ नॉट you can say रामसर साइट येट। ओके, अगर हम सॉकर की बात करें ना, अब ये 4500 मीटर्स पे है। ठीक है, और इसमें ना दो कनेक्टेड लेक्स है। एक है फ्रेश वाटर स्टार्ट सपुक सो एंड द लार्जर हाइपरसेलाइन सोकर। ठीक है, और ये लेटली ही रामसर साइट में ऐड हुई है। अब जो सोकर है उसमें बेसिकली 2 लेक्स आती हैं, सोकर एंड स्टार्ट सपुक। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। जो स्टार्ट सपुक है वो फ्रेश वाटर है, जो सोकर है वो हाइपरसेलाइन है। ठीक है, अब ये जो सोकर है इसका मतलब होता है वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सेलाइन वाटर। जब इवेपोरेशन होती है सेलाइन वाटर की तो सॉल्ट्स रह जाते हैं, दे कॉज एफ्लोरेसेंस, उसके ऊपर इसका नाम है। अब ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करने के लिए जो रूट यूज़ करती हैं उसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है, मोर ऑन दी हाईवे। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी रूट्स यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे लेक का सोर्स क्या है, ग्लेशियर मेल्ट वाटर। ठीक है, तो सोकर है, उसी तरह से सो मोरीरी है, ये भी फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक है, अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर्स की हाइट पे है। और यहाँ पे ना वेट मेडोज और बोरेक्स लेडन वेटलैंड्स है। बोरेक्स एक फॉर्म है बोरेट का, वो मिलता है यहाँ पे। और इट इज़ दी ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन। यहाँ पे आपको मिलती है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, और एक बार हेडेड गीस है उसका। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, अगर आपको कुछ भी और नहीं करना तो ये ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और पैंगोंग सो वी ऑल नो कि वो वेटलैंड साइट नहीं है, वो वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। देन ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, न्यूज़ में रहता है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स है, आपको इनकरेक्ट बतानी है। इट इज ऑल्सो नोन एज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और OSOWOG. It aims to create an interconnected green grid that will enable solar energy generation in regions with high potential and facilitate its evacuation to the demand center. तो ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है इसके बारे में ये दोनों स्टेटमेंट्स सही दी गई हैं। ठीक है, अब देखो जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव डिफरेंट है। जो ये वाला इनिशिएटिव था ये इंडिया ने प्रपोज किया था, ग्रीन ग्रिड यूके का है, लेकिन दे हैव बीन मर्ज्ड टुगेदर सो द नेम्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। और इनका काम यही है। अब देखो जो सोलर एनर्जी है, देखो ये एक ग्रिड बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्रिड इज द पर्पस। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर रात हो जाती है एक जगह पे और वहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती तो दूसरे पार्ट ऑफ द प्लैनेट पे दिन है तो वहाँ से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होके वहाँ पे पहुँच जाएगी। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रीन ग्रिड। ठीक है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था ये ISA पे इन अक्टूबर 2018। यूके ने GGI प्रपोज किया था एंड देन दे वर मर्ज्ड। ठीक है, ये जो मर्ज इनिशिएटिव है ये COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी उसमें प्रपोज किया गया था। ठीक है, और ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वर्ल्ड बैंक, दे आर इंपॉर्टेंट इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव। और ये 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट होगा। पहले फेज में जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के ग्रिड्स कनेक्ट किए जाएंगे, फिर ये जो एशियन ग्रिड है इसको अफ्रीकन ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा एंड फाइनली वी विल हैव दी ग्लोबल ग्रिड। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये स्टैटिक से है कोरल रीफ्स के ऊपर। देखो कोरल रीफ्स दे आर नेचुरली कलरफुल बिकॉज ऑफ एल्गे विच लिव्स इनसाइड ऑफ कोरल प्रोवाइडिंग देम विद फूड। ठीक है, कोरल रीफ्स कवर लेस देन 1% ऑफ द ओशन बट दे आर होम टू ऑलमोस्ट 25% ऑफ ऑल नोन मेरीन स्पीशीज। Reef Watch Marine Conservation is an agency under the Ministry of Environment working on marine conservation since 1993. अब आपको ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है,
इफ़ यू नो अबाउट कोरल रीफ्स। तो इसका जो आंसर है वो है 1 and 2, ठीक है, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा गया है। देखिए जो कोरल रीफ्स होती है ना, दे आर अ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन कोरल पॉलिप्स एंड एल्गे, है ना। अब द पॉइंट इज कि जो कोरल पॉलिप्स हैं, यहाँ पे ना जूज़ैंथले हम कहते हैं एल्गे को, कोरल पॉलिप्स को ना खाना प्रोवाइड करते हैं एल्गे, ठीक है। एल्गे को रहने की जगह मिल जाती है और कोरल्स को वो खाना प्रोवाइड करती है, तो कोरल पॉलिप्स का फ़ायदा हो जाता है, तो दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। अब एल्गे कैसे खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस से, और एल्गे ही रिस्पॉन्सिबल है जो कोरल रीफ्स को कलर मिलता है। अब ना कोरल ब्लीचिंग आपने सुना होगा, जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कोरल रीफ्स के लिए या फिर कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है तो उनकी ब्लीचिंग हो जाती है, उनके कलर्स उड़ जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, और वो तब होता है जब एल्गे ना उनसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में टेम्परेचर राइज हो गया, यू नो सैलिनिट पोल्यूशन आ गई, पानी में सेडिमेंट्स आ गए, तो कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है, और अगर वो कंडीशंस ना रिमूव किए जाए टाइमली तो कोरल डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब एल्गे निकल जाती है और कलर्स भी निकल जाते हैं, दैट इज वाई दैट कोरल्स आर नोन एज कोरल ब्लीचिंग और ब्लीच्ड कोरल्स। अब कोरल रीफ्स को ना रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेन फॉरेस्ट। 1% एरिया है पूरे ओशंस का, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन 25% बायोडाइवर्सिटी को हॉबर करते हैं ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये एक एनजीओ है जो कि काम कर रहा है मरीन कॉन्जर्वेशन पे, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर नहीं आता, ठीक है। अब आप देखो कितने सारे कोरल्स है, कलरफुल है, और कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्बर करते हैं। ये तो बड़े बड़े फिशेज है जो हमें दिख रही हैं, छोटी छोटी बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब दे आर यूनिक, दे आर मोस्ट डाइवर्स एंड दे आर बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स, और 50 मिलियन ईयर्स उन्हें लगे हैं टू रीच देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उनका इन सपोर्टिंग दी फ्लोरा एंड फौना इन दी मेरीन इकोसिस्टम। अब ये हमें खाना प्रोवाइड करते हैं टूरिज्म के लिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम दी स्टॉर्म्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, तो बहुत फ़ायदे हैं इनके। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्बर करते हैं। दे आर दी लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, और ये कलरफुल क्यों है? क्योंकि एल्गे की वजह से, ठीक है। अब ये 3 तरह के होते हैं, फ्रिंजिंग बैरियर और कोरल अटॉल्स, और रीफ वॉच मेरीन कॉन्जर्वेशन एज एन इंडियन एनजीओ जो कि अंडमान आइलैंड्स में है, जो कि मेरीन कॉन्जर्वेशन पे काम कर रहा है सिंस 1993। अब ये देखो फ्रिंजिंग क्या होता है, जो एकदम ही साथ में फ्रिंज की तरह हो, ठीक है। बैरियर क्या होता है, ये कोरल रीफ्स ना थोड़े बड़े हो गए और इन्होंने ऐसे बैरियर बना लिया जो कि ओशन को और ये वाटर बॉडी को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैरियर बना लिया, ठीक है। और एटॉल क्या होता है कि ये और बड़े होते रहे और ये जो हमारे पास आइलैंड था वो नीचे चला गया, तो अटॉल ही बन गया, ठीक है। तो अटॉल आप देखते हो मॉलडीव्स वगैरह में, मॉरिशस वगैरह में, है ना, वहाँ पे मिलते हैं आपको। Then last question is regarding edge effect in ecology. It refers to changes in population that occur at the boundary of two habitats. ठीक है, अगेन आपसे करेक्ट पूछा गया है। मोस्ट abundantly found species in this region are called edge species. अब ये भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप जब पढ़ना शुरू करते हो एनवायरनमेंट तो आप पढ़ते हो इसको, एज इफेक्ट को। तो एज इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप दो हैबिटेट्स, है ना, अब दो हैबिटेट्स के जो बाउंड्री होती है उसको इको टोन कहा जाता है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज़ और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़। नंबर ऑफ स्पीशीज़ हो गया डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। जैसे आप लगा लो कि 100 तरह की डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। इकोटोन में आप अगर दो इकोसिस्टम्स हैं तो जो इकोटोन है, मतलब यहाँ पे आपको 100 मिल रही है, यहाँ पे भी आपको 100 मिल रही है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है 200 डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ मिले, तो इसको एज इफेक्ट कहते हैं। और इन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है और उस एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इसको एज इफेक्ट कहा जाता है। और जो स्पीशीज़ यहाँ पे अबंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं उनको एज स्पीशीज़ कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ना बर्ड्स के केस में बहुत देखा जाता है। अब जैसे हम बात करें ना फॉरेस्ट और डेजर्ट में जो इकोटोन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है बर्ड्स की, तो काफ़ी प्रेवलेंट है ये इन केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ना एक और हम कहते हैं एज स्पीशीज़, जो कैपिटल होता है, दैट इज एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज़।
अब ना ये डिफरेंट एक कैटेगरी है जो आपको समझनी है। एज स्पीशीज होते हैं जिनका एज स्कोर ज़्यादा है, मतलब उनकी डिस्टिंक्टिवनेस एज फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न ज़्यादा है और वो इंडेंजर्ड भी है। तो अगर इन स्पीशीज़ को हम लूज़ कर देंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा टू दी बायोडाइवर्सिटी, तभी इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल इसमें ना एलिफेंट्स वगैरह का ही दिया जाता है। सो एज स्पीशीज़ क्या है, एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इन दोनों में, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। टेक इट एज अ काइंड ऑफ रिविजन। अगर आपको आता है तो आपका रिविजन हो गया, नहीं आता तो आपको सीखने को मिल गया। और सबसे बड़ी बात, हम ऑफलाइन है, हमारा जीएस, पीएसआई, सोशो एंड सीसैट का कोर्स अब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी अवेल कर सकते हैं, जिसकी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है और मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, विच आर वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड और बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो कंटेंट मिल रहा है आपको, एट द सेम टाइम आपको प्री के क्विजेस और मेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेली आंसर राइटिंग, जिसमें क्वेश्चन, उसका पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको उसको इवैल्यूएट करवाना है तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं, और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। इन केस यू वांट टू बाय इंडिविजुअल कोर्सेज देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं है तो आप सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं। एंड फाइनली हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स भी है, विच इज फॉर 2023 अपीयरिंग एस्पिरेंट्स, जिसमें प्री एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से हर रोज एक नया सब्जेक्ट कवर करते हैं, जिसमें पिछले वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आर डिस्कस्ड, पीवाईक्यूज होते हैं, और आपको डेली का पीडीएफ तो मिलता ही है, मंथली कंपाइलेशंस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर दैट इज 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।